SN2 रिएक्शंस जो है वो हमने वहां पर थोड़े पढ़े थे। पूरा नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। बाइमोलिकुलर इसलिए कहे है कि इसमें रिएक्शन जो है उसकी स्पीड दो चीजों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दे आर बाइमोलिकुलर रिएक्शन। एक चीज याद रखने के लिए ये कही थी कि अगर रिएक्शन SN2 है, एक्चुअली में रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन ही होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है। उसकी मैकेनिज्म दो तरीके की होती है कि आइदर इट अकर्स इन SN2 वे और SN1 वे। ये जनरली अल्काइल हैलाइड्स जो है उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें देखा जाता है। हमने एक रिएक्शन आपको सिखाया था कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए OH माइनस या साइनाइड माइनस। और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। वो अगर कोई हेलाइड के साथ रिएक्ट हो, यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है, तब क्या होता है? हमने कहा था भाई क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर धीरे धीरे रिमूव होता है। और वो कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर बाय नेचर, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन while partially negative charge is present on the हेलोजन एटम। तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव पोर्शन है वो कार्बन के साथ धीरे धीरे जुड़ेगा और क्लोरीन जो है वो धीरे धीरे दूर होगा। बट बीच में एक इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा कि जिसमें मतलब नैनो सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इसे आप अलग नहीं कर सकते, ये कोई कंपाउंड नहीं है और ये स्टेबल भी नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? बोलो भाई, आपको कुछ दिख रहा है? Why कार्बन it की is not? वैलेंस से। Valency of carbon is not appropriate in the given फॉर्म ऑफ कंपाउंड। 5 हो जाएगी, आप देखो ध्यान से। तो क्या होता है, अब धीरे धीरे ये क्लोरीन दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये OH अपना इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा या पार्टनरशिप करके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा कुछ ऐसा। मतलब न्यूक्लियोफाइल एक गया और दूसरा आया, सब्स्टिट्यूशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे 2 स्टेप नहीं गिनना है, हाँ याद रखिए। ये तो हमने प्रेडिक्ट किया कि बीच में शायद ऐसा हो सकता है। एक्चुअली हम तो यही सोचेंगे क्लोरीन गया और OH आया, मतलब इट इज वन स्टेप रिएक्शन। बी रिमेंबर, SN2 जो है वो फर्स्ट और सॉरी वन स्टेप रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। इट इज वन स्टेप रिएक्शन। पूरा नाम लिखना है, इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन एंड वन स्टेप रिएक्शन, SN2 जो है वो, बराबर है। और यहां पर प्रोडक्ट जो मिलती है उसमें आपको क्या दिखेगा? जिस डायरेक्शन से हेलोजन गया उसे अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आया, मतलब अरेंजमेंट पूरी एग्जैक्ट अपोजिट हो गई, रिवर्स हो गई। तो ऐसे जो रिएक्शन है SN2 टाइप के, उसमें इन्वर्ट हो गई तो इन्वर्जन कहा जाता है। प्रोडक्ट जो है वो कैसे मिलती है? इन्वर्जन होता है। किसका? तो प्रोडक्ट का ही, अरेंजमेंट का, जिसे कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। कन्फिगरेशन का मतलब है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, बाकी कुछ नहीं, बराबर है। तो ये जो चीज है वो सेकेंड ऑर्डर भी है। हमने केमिकल काइनेटिक पढ़ा है, आपने एग्जाम गई तो पढ़ा भी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस जो है वो दो कंपोनेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, न्यूक्लियोफाइल आपने जो ऐड किया है उसका भी कंसंट्रेशन मायने रखता है, और आपने जो अल्काइल हैलाइड ऐड किया है उसका कंसंट्रेशन भी मायने रखता है। और ये जो अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपोजिट होती है। तो इतनी चीज जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में ली थी। इसकी जो अहमियत है, इसकी जो स्पीड है, वो हमें देखनी है। और सेकंड वे जो है SN1 टाइप के जो रिएक्शन है वो भी देखना है। कार्बन जो है वो प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्सरी भी होते हैं, बराबर है, हमने जो कहा। और ये हेलाइड्स की बात करते हैं, अगर हेलाइड्स जुड़े हुए हैं तो ऐसे कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कुछ भी हो सकते हैं। बट आप में से कोई मुझे ये कहेगा कि मैंने ये प्राइमरी वाला हेलोजन लिखा, एच, सेकेंडरी वाला लिखा हेलाइड, और टर्सरी वाला हेलाइड लिखा,
अब ये तीनों को मैं रिएक्ट करवाता हूँ सेम न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब NaOH के साथ जो OH देता है, या साइनाइड वाले कोई कंपाउंड के साथ जो साइनाइड मतलब न्यूक्लियोफाइल देता है। तो इसमें से कौन ज्यादा स्पीडी होगा और क्यों, सिर्फ लॉजिक में पूछना चाहता हूँ आप लोगों को। ये भी कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा, ये भी बीच वाले कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा, ये भी ये कार्बन के ऊपर। और आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कार्बन के ऊपर क्यों नहीं। उसका रीजन ये है कि ये पोलर वाला बॉन्ड नहीं है, याद रखिए। ये कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड ही पोलर है, तो वो पॉजिटिवली, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके ऊपर ही अटैक करेगा। इसलिए बीच वाले कार्बन को हम टारगेट कर रहे हैं, या वो टारगेट होगा। बट ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें से एकदम स्पीडीली कौन रिएक्ट होगा ये मैकेनिज्म से, जरा गौर फरमाइएगा। कोई बताएगा मुझे, और क्यों, वो रीजन देना है आप लोगों को। देखो डायरेक्शन अपोजिट होगी अटैक की, वो याद रखिए। हेलोजन जहां से जाएगा उसी ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा। व्हाई? बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, तो सेम साइड से तो वो एंटर हो नहीं पाएगा, अपोजिट साइड से हो पाएगा। बट स्पीडी कौन होगा, प्राइमरी वाला रिएक्शन, सेकेंडरी वाला, या टर्सरी, एंड वाई? आपका लॉजिक क्या कहता है, क्या होना चाहिए? प्राइमरी। वाई? कुछ तो लॉजिक लगाया होगा आपने। क्योंकि दो हाइड्रोजन है और वीक होंगे CH3 से। वीक मतलब इन द सेंस ऑफ बॉन्डिंग वीक होगी, या क्या वीक होगा? आपने कहा ना वीक होंगे। वीक मीन्स, अगर आप बॉन्ड। वीक कहते हो, हाँ बॉन्डिंग समझ गया मैं। चलो आप ये कहते हो बॉन्डिंग वीक है, तो वो ब्रेक होना चाहिए ना, हाइड्रोजन जाना चाहिए और OH आना चाहिए। बट जा तो रहा है हेलोजन, इसका मतलब तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो वीक होगा सभी में, क्योंकि सभी में हेलोजन जाएगा और OH आएगा। तो बॉन्ड वीक है वो तो आप कह नहीं सकते। एक एग्जांपल आपको दूं कि भाई, आप मान लीजिए मंडे से स्कूल आना शुरू कर देंगे। पहली बेंच में एक बच्चा बैठा है, दूसरी बेंच में दो बैठे हैं, तीसरी बेंच में तीन बैठे हैं। आप जाकर कहाँ बैठोगे, तीन ही बेंच है। फर्स्ट वाले पर। हाँ क्यों? क्यों भाई फर्स्ट वाले के जितना साथ क्यों ज्यादा बैठोगे? चाहिए। बस, तो वो आंसर देना है कि अगर आप ध्यान से देखते हो ये वाले कंपाउंड को, तो यहां पर छोटू छोटू वाले ग्रुप है वो ज्यादा है। देखो, एक ही बल्कि ग्रुप है, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप है, तो OH को एंटर होने में इजीनेस होगी। और ये जो ग्रुप की साइज बड़ी है उसकी वजह से जो रिपल्जन होता है उसे स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं। खास याद रखिए, ये वर्ड मैंने समझाया आपको जब ऑर्थो मेटापेरा वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो सिखाया था, तब मैंने आपको कहा था कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब कि बल्कि ग्रुप की वजह से जो रिपल्जन होता है वो हमें ध्यान में लेना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो यहां पर एक बल्कि ग्रुप है, यहां पर दो बल्कि ग्रुप है सेकेंडरी में, आप देखिए। और यहां पर तीन तीन बल्कि ग्रुप है। अब तीन तीन बल्कि ग्रुप है, इसका मतलब तो जगह ही नहीं बची होगी एंटर होने के लिए, तो ये OH इजीली एंटर नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्राउडिंग है। तो टर्सरी जो है वो एकदम कम स्पीड से आगे बढ़ेगा, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा प्राइमरी, और उससे ज्यादा जीरो वाला प्राइमरी है। जीरो वाला प्राइमरी क्या है भाई? यहां पर एक कार्बन तो है, कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन हो, बाकी सब हाइड्रोजन हो, तो ये जीरो वाला प्राइमरी है। मतलब ऐसे कार्बन जो 0 या 1 कार्बन के साथ जुड़े हैं तो उसे हम प्राइमरी ही कहते हैं। तो ये एक कार्बन जुड़ा है ऐसा प्राइमरी है। ये एक भी कार्बन फर्दर नहीं जुड़ा है ऐसे कार्बन के साथ, जो हेलोजन के साथ जुड़ा है उसके साथ फर्दर कोई हाइड्रो कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तो ऐसे जो कंपाउंड है उसे हम जीरो वाला प्राइमरी कहेंगे, है तो प्राइमरी। तो ये जो मिथाइल हेलाइड है वो सबसे ज्यादा स्पीडीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। बट ये कौन सी जो है वो मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है, याद रखिए। वन स्टेप मैकेनिज्म में ये ट्रेंड देखने को मिलता है, बराबर है। बट हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, एक ऑप्शन और भी है। ये ट्रेंड खास याद रखना, इससे अपोजिट ट्रेंड हमें नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उसमें पढ़ना है, और क्यों वो आपको याद होना चाहिए। दोनों पॉसिबल है, SN1 भी पॉसिबल है, SN2 भी। प्राइमरी में क्या ज्यादा होगा, SN1 या SN2? टर्सरी में क्या ज्यादा होगा, SN1 या SN2? वो आपको सोचना है। अब मान लीजिए मैंने ऐसा कंपाउंड लिया है जो टर्सरी हेलाइड है, CH3
CH3 CH3 हेलाइड और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। तो दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, CH3 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 OH प्लस OHC। इसमें क्या फर्क है, कोई कहेगा? दोनों प्रोडक्ट मैंने लिखी है, उसमें फर्क क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट? कई बार ये टर्सरी में ये ज्यादा दिखता है, जिस तरफ से हेलोजन गया उसी तरफ OH आया ना, वैसे भी प्रोडक्ट आप देखिए, और जिस तरफ से हेलोजन गया उसके अपोजिट साइड OH है ना, वैसे भी प्रोडक्ट मिलती है, आप देखिए। और दोनों प्रोडक्ट लगभग लगभग इक्वल मिलती है। ऐसा टर्सरी में ज्यादा दिखता है। मैंने फिर से आपको कह रहा हूं कि ऐसे टर्सरी में ज्यादा दिखता है। प्राइमरी में ज्यादातर कौन सी प्रोडक्ट मिली थी? 100% इन्वर्जन वाली प्रोडक्ट मिली थी। इन्वर्जन का मतलब है अपोजिट साइड से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल है वो, और हेलोजन जो है वो रिमूव होता है। अब साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो एक नई मैकेनिज्म, अब देखो मैकेनिज्म है ना, कभी देखी नहीं जा सकती नेक्ड आई से कि भाई कौन सा एटम कहां गया। इट इज प्योरली हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन है, ये याद रखना है आपको। तो ये क्या प्रिडिक्ट किया, मैकेनिज्म कैसी हो सकती है? तो उसने कहा कि भाई इट मे अकर्स इन 2 स्टेप, बी रिमेंबर। ये जो पूरा रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। कौन से 2 स्टेप? तो फर्स्ट स्टेप यहां पर मैं जो लिख रहा हूं वो है कि जो हेलाइड आपके पास है टर्सरी वाला, उसमें ये सारे ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये हेलोजन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कि खींचने वाला ग्रुप है। तो पहला स्टेप वो लोगों ने ये सोचा कि शायद ऐसा होता हो कि CH3 CH3 CH3, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर हेलोजन पहले निकल लेता है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हेलोजन जो गया वो कौन सा चार्ज लेकर जाएगा? माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर गया। ये कौन से टाइप का फिजन है, कोई बताएगा मुझे? 2 टाइप के फिजन हमने पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। हाँ, ये हेट्रो है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम के ऊपर माइग्रेट हुए। आप देखो, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आया, एक तरफ नेगेटिव। और ये भी कहा कि ये जो स्टेप 1 है ना, वो थोड़ा स्लो स्टेप है और रिवर्सिबल है, मतलब ये वापस जुड़कर जो था वही बन सकता है। बट दूसरे स्टेप में क्या होगा? एक तो आप जियोमेट्री देखो पहले स्टेप की प्रोडक्ट की, यहां पर मैंने जो एंगल दिखाया है वो टेट्राहेड्रल एंगल जैसे है, बट यहां पर एंगल बढ़ गया है। क्यों? एक एटम कम हो गया। आप देखिए ध्यान से, एक एटम कम हो गया तो क्राउडिंग कम हो जाएगी, क्राउडिंग कम हो जाएगी तो ये अपने आप को रीअरेंज कर पाएंगे, और वो अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि मैक्सिमम स्पेस बचे और मिनिमम रिपल्जन हो, तो वो 120 डिग्री होता है। तो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे, ये तीनों वैलेंसी की ज्यादा से ज्यादा गैप रहे, इसलिए हमने ये अरेंजमेंट अलग दिखाई है। बट बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये जो कार्बोकेटायन बना, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप को फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन वर्ड इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए केटायन, और कार्बन के ऊपर है इसलिए कार्बोकेटायन। सेकेंड वन है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल कौन है? आपने NaOH या जो भी कंपाउंड डाला है जो OH डोनेट करता है वो अटैक करेगा किसके ऊपर? ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, अब 2 पॉसिबिलिटी, अब जगह बढ़ गई है। तो OH जो है उसके पास 2 ऑप्शन है, इट मे अटैक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और अटैक फ्रॉम राइट हैंड साइड। इधर साइड से अटैक हो सकता है, इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। बट तो 2 पॉसिबिलिटी, अगर इस तरफ से अटैक हुआ है तो ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी, और अपोजिट साइड से अटैक हुआ है, मतलब इस तरफ से अटैक हुआ है, तो प्रोडक्ट इस तरफ OH ऐसी मिलेगी। मतलब 2 पॉसिबिलिटी और दोनों इक्वल है, इसलिए प्रोडक्ट 2 मिलती है। बट ये रिएक्शन पूरा ऐसा है जिसमें रिएक्शन की स्पीड प्योरली अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है।
जो टर्सरी हैलाइड आपने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि यही अगर हेलोजन रिमूव नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा। तो पूरी रिएक्शन की स्पीड जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए ये जो SN1 टाइप की रिएक्शन है उसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है 2 स्टेप वाला 2 स्टेप रिएक्शन है, बट फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप खास याद रखिएगा, SN1 आता है, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, SN2 अगर आता है, 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर आएगा, बराबर है। और स्टेप की बात करें तो उल्टा है, अगर SN1 आए तो 2 स्टेप है, SN2 आए तो 1 स्टेप है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपको कहा था कि एक IMP क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो आप SN1 SN2 में ये लिख सको, एक तो दोनों के पूरे नाम लिख दो, एक डिफरेंस ये हो जाएगा, दूसरा एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकंड ऑर्डर ये दूसरा डिफरेंस, तीसरा एक 1 स्टेप है एक 2 स्टेप है ये तीसरा, और फोर्थ है प्राइमरी किस में ज्यादा होगा, सेकेंडरी किस में ज्यादा होगा, टर्सरी किस में ज्यादा होगा, बराबर है। तो 4 4 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हो, ये याद रखिए। तो ये पूरा एक डिफरेंस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा आपके पास। बट आप मुझे ये बताइए कि अब ये जो मैकेनिज्म है वो किस में ज्यादा देखने को मिलेगी, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, एंड वाई। रीजन के साथ बोलना है। मैकेनिज्म आपके सामने देखो, होना क्या चाहिए, पहले हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहिए, और ये तीनों ग्रुप डोनेटर है, ये याद रखिए। तो डोनेट करने वाले ग्रुप के नंबर्स आपको देखने हैं। टर्सरी में 3 होते हैं, सेकेंडरी में 2 ग्रुप होते हैं, प्राइमरी में 1 होता है, और 0 वाले प्राइमरी में कोई नहीं होता है। कोई बताएगा कौन सबसे ज्यादा स्पीडीली ये रिएक्शन देगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, एंड वाई। टर्शियरी। टर्सरी, वाई। ये तो हमें पता है कि ये उल्टा सीक्वेंस होगा आगे वाले से, मतलब SN1 जो है वो टर्सरी ज्यादा देगा, क्यों। ज्यादा डोनेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल। ज्यादा, हाँ जल्दी निकल जाएगा, बस ये चीज काम की है कि 3 ग्रुप डोनेटर है तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होंगे, हेलोजन माइनस बनकर इजीली भाग सकता है। जितना इजीली हेलोजन जाएगा उतना इजीली ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जितना इजीली बनेगा उतना न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली करेगा। बट प्रोडक्ट 2 तरीके की बनेगी, आप ध्यान दीजिए। एक ऐसी प्रोडक्ट 50% बनेगी जिसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज रहती है, जिस तरफ से हेलोजन गया है उस तरफ हेलोजन आएगा। और रिमेनिंग 50% ऐसी बनेगी जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो गई है, जिसे हमने कहा था इन्वर्जन, बराबर है। आपको यही चैप्टर में थोड़ा लेटरली सिखाया है कि इन्वर्जन किसे कहते हैं, और दूसरा एक वर्ड है रिटेंशन किसे कहते हैं, तो एक्चुअली में पहले सिखा देना चाहिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहती है, मतलब जिस तरफ से लिविंग ग्रुप गया है, लिविंग ग्रुप मतलब छोड़कर जाने वाला, जिसे हम हेलोजन कहा था आगे, उसी तरफ अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, लिविंग ग्रुप जिस तरफ से गया है उसी तरफ अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसे रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन का मतलब एज इट इज रहना। वाइल इफ nucleophile attacks from the opposite side of living group, then that process or that type of product is known as inversion। दोनों 50-50% मिलते हैं, एग्जैक्ट ही ना मिले बट 50-50% जितनी दोनों प्रोडक्ट मिलती है, बराबर। ये कौन से टाइप की मैकेनिज्म हुई भाई, SN1 2 स्टेप हुई। आगे हमने पढ़ी थी वो SN2 थी, वो सेकेंड ऑर्डर थी, बराबर। SN2 सेकेंड ऑर्डर 1 स्टेप है, वाइल SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर है और 2 स्टेप रिएक्शन है। और टर्सरी किस में ज्यादा होता है, SN1 में, और प्राइमरी किस में ज्यादा स्पीड दिखाता है, तो SN2 में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बराबर है। अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जो हमें सीखनी है। 3 डायमेंशनल अगर हमें स्टडी करना है सारे कंपाउंड्स का, पर्टिकुलरली SN1 SN2 का अगर 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट करना है, सीखना है, हमें स्टडी करना है, तो हमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए जिसे कहा जाता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बराबर है।
स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट मतलब थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट जो है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है उसका स्टडी करना। बट उसके लिए हमें कई सारी टर्म्स पढ़नी है। उसमें सबसे पहली टर्म है वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिंपल लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है? तो जो सिंपल लाइट हम यूज करते हैं वो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, बी रिमेंबर, एंड एट द एंड फेड अवे, पूरी फेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट कई सारे फिल्टर्स ऐसे आते हैं, जैसे कि निकल प्रिज्म, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रिज्म आता है जिसे क्या कहा जाता है, निकोल प्रिज्म, या तो पोलराइजर नाम का जो एक सीप है, पर्टिकुलर ऑक्साइड से बना हुआ आता है, प्रिज्म जैसे ही मटेरियल में से बना हुआ होता है, बट वो पोलराइज कर सकता है लाइट को। तो वैसी जो लाइट है वो जब पास, सिंपल लाइट जब पास की जाए ऐसे फिल्टर्स में से, निकोल प्रिज्म या पोलराइजर में से, तो वो अपने वेव्स को इस तरीके से अरेंज करती है कि वो कोई एक प्लेन में ही जाए, ऐसा नहीं ऊपर नीचे ही, बट सारे रेज जो है वो सेम प्लेन में ओसिलेट होते हैं पैरेलली। ये खास याद रखिए। इसका मतलब है लाइट के सारे वेव्स एक ही प्लेन में है, तो ऐसी लाइट को क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाएगा, बी रिमेंबर। और ये लाइट बहुत दूर तक जाती है। आपने वो लेजर लाइट वगैरह देखा है कि भाई सिंपल लाइट इतनी दूर नहीं जाती, बट वाई अदर टाइप ऑफ लाइट्स कैन मूव फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। क्यों ट्रैवल कर सकती है लॉन्गर डिस्टेंस में? तो दे आर प्लेन पोलराइज लाइट। उसकी जो वेव्स है, उसके जो वेव्स है वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही, पर्टिकुलर प्लेन में ही ऑसिलेट होते हैं, तो वो थोड़ी दूर तक जा पाएंगे। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। आपको याद रखना है, द लाइट इन विच ऑल द वेव्स आर oscillate in a same plane, then we can say that that type of lights are known as plane polarized light। बराबर है? सर हाँ बोलिए। सर मेरे में स्क्रीन पॉज हो गई है सर लास्ट 5 मिनट से। सबको ऐसा हो रहा है बच्चा, ये एक बच्चे कोई प्रॉब्लम है? जरा देखिए, बाकी किसी को हो रहा है ऐसा? नो सर। नो सर, क्लियर है। आप तो बच्चे, आपको है ना, फिर से लीव करके ज्वाइन हो जाओ तो क्या है, रिफ्रेश हो जाए आपकी स्क्रीन है वो। बराबर है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकी किसी को तो नहीं हो रहा। ओके सर। बट ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई सिंपल लाइट है, वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो फेड अवे हो जाता है। बट उसे पर्टिकुलर टाइप के जो मैकेनिज्म से उसमें से पास किया जाए तो उसके वेव से वो सेम प्लेन में ओसिलेट होते हैं, देन दैट टाइप ऑफ लाइट आर नोन एज, और लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। फिर क्वेश्चन ये कि व्हाई वी आर स्टडिंग प्लेन पोलराइज लाइट। तो आंसर इसका ये है, बिकॉज वी can study a particular type of compounds with the help of plane polarized light, and that type of compounds are known as optically active compound। किसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? तो कई सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं, हम डेफिनेशन ही डायरेक्ट लिख देते ताकि टाइम ना बिगड़े हमारा। द कंपाउंड्स which rotates plane polarized light into different direction at some angle are known as ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जनरली ऑप्टिकली एक्टिव ही बोला जाएगा, but that compounds are optically active which can rotate the plane polarized light into either in left hand side or into right hand side। तो ऐसे कंपाउंड कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट कर पाए या तो राइट में रोटेट कर पाए। अब इसे नेक्ड आई से तो देखना नहीं है,
ये इंस्ट्रूमेंट का नाम जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, पूछा जाता है कि ये लेफ्ट राइट, तो देखो आप मेरे सामने खड़े हो तो आपका लेफ्ट अलग है, आपका राइट अलग है, मेरा लेफ्ट अलग है, मेरा राइट अलग है, तो वो नहीं देखना है। वी हैव टू यूज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नेमली पोलरीमीटर। क्या नाम है? पोलरीमीटर नाम है, जिससे आप एग्जैक्टली कितने एंगल पर ये लाइट डेविएट होती है, रोटेट होती है, ये देख सकते हो। इट कैन मेजर एंगल एज वेल एज डिग्री ऑफ रोटेशन। तो उसमें प्लस माइनस आता है लिखा हुआ, वो प्लस माइनस क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। बट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर आपके पास है, उसका सॉल्यूशन बनाकर अगर आप पोलरीमीटर में पोर करते हो, उसमें एक ट्यूब आती है छोटी सी पतली सी, तो वो रेड लाइट पास होती है उसमें से और तुरंत विद इन अ सेकेंड्स वो बता देता है रीडिंग +16 -17 जो भी है वो आपको दिखेगा। वो 17 क्या है, वो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है, कितना डिग्री पर लाइट को रोटेट किया कंपाउंड ने, वो आपको दिखाता है। और लेफ्ट और राइट, वो पोलरीमीटर का लेफ्ट राइट देखना है, हमारा लेफ्ट राइट नहीं। तो प्लस और माइनस जो है वो डायरेक्शन शो करता है, वो याद रखिए। और अगर ये जो लाइट है वो रोटेट हुई है क्लॉकवाइज, या फिर क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड, तो उसे, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड, तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। और उसे प्लस से डिनोट किया जाता है। तो पोलरीमीटर प्लस दिखाता है, इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो राइट हैंड साइड में रोटेट हुई, ओरिजिनल वे से राइट हैंड साइड में मूव हुई। और ऐसे कंपाउंड्स को जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसे आप क्या नाम दोगे? डेक्स्ट्रा रोटेटरी सब्सटेंस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है वो, उसे आप नाम दोगे, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड में रोटेट होना। और वैसे ही अगर उल्टा हो जाए, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होता है, तो वो माइनस से डिनोट होगा, याद रखिए। पोलरीमीटर में रीडिंग जो है वो माइनस दिखेगा आपको। और ऐसे सब्सटेंसेस को लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस कहा जाता है, जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में मूव होना, बराबर है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन rotate the plane polarized light into right hand side. Be remember, while which substances are known as levorotatory substances? क्या आंसर दोगे? The substances which can rotate the plane polarized light into left hand side are known as levorotatory substances. Be remember, and if we mix exact 50% of dextro or plus and exact 50% of levo or minus substance of same molecular formula, then we get non-optically active or optically inactive mixture. समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब एग्जैक्ट प्योर फॉर्म में है तो वो डेक्स्ट्रो या लीवो हो सकता है, बट एग्जैक्ट 50-50% दोनों के ऐड कर दो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस का एग्जैक्ट 50-50% आप मिक्स कर देते हो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। पोलरीमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाता, जीरो शो करेगा वो। ऐसा क्यों, कोई कहेगा? दोनों 50-50% मिक्स कर देते तो क्यों ये पोलरीमीटर न्यूट्रल। जीरो? हाँ, न्यूट्रल मतलब कि नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा, 50% लेफ्ट में जाएगा, फिर से वही 50% उसे राइट में घुमा देगा, जितना डिग्री राइट में गया उतना ही लेफ्ट में, तो ओवरऑल तो जीरो माइग्रेशन हुआ। और ऐसे मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है, याद रखिए, ये पूछा जाता है। व्हाट इज रेसेमिक मिक्सचर? तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, द एग्जैक्ट 50% mixture of dextro and levorotatory substances is or are known as racemic mixtures or racemic modification. Is that clear? Racemic mixture or racemic modification.
और ये डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहे जाएंगे। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े भी सेम तरीके से, आप देखते ही पहचान ही नहीं सकते हो कि ये कंपाउंड अलग है। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अलग होती है कि एक कंपाउंड उसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है और दूसरा कंपाउंड उसे राइट हैंड साइड में, किसे, उसे मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को, एक लेफ्ट में रोटेट करता है और दूसरा जो है वो राइट में रोटेट करता है। तो ऐसे आइसोमर्स को, आइसोमर मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आपको भी पता है, बट द आइसोमर्स which can rotate the plane polarized light into different directions are known as optical isomers of each other। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस, बी रिमेंबर, क्लियर। अब जो टॉपिक आता है, टर्म आती है, वो है काइरल कंपाउंड्स और काइरलिटी, विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड बाय एसिमेट्री, याद रखिए। और सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वाले डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स है ना, तो उसे एनांसियोमर्स कहा जाता है, वो याद रखिएगा। उसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये काइरलिटी समझ में आ जाए बाद में, बट ऐसे डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, एनांसियोमर्स कहे जाएंगे। बट एक कंडीशन बाकी है, इसलिए मैंने एनांसियोमर आपको नहीं कहा था वहां ऊपर, और वो कंडीशन हमें काइरलिटी समझने के बाद में समझ में आएगी, बराबर। एक मिरर इमेज वाली कंडीशन है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट काइरलिटी क्या है, तो दो अलग अलग साइंटिस्ट है, नाम याद रखना जरूरी नहीं, बट एक था वांटफ, जो आपने सॉल्यूशन में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, वांटफ फैक्टर में, वो जो वांटफ था वो, और बेल नाम का एक साइंटिस्ट था, वो दोनों ने ये बात एसिमेट्री वाली कही थी। उसने सबसे पहले ये देखा था कार्बन की चारों वैलेंसी, ये कहा था कि कार्बन की चारों वैलेंसी अगर अलग अलग चीजों से सेटिस्फाई हुई है, खास याद रखना, कोई भी दो वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, ऑल द फोर वैलेंसीज मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन दैट टाइप ऑफ कार्बन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कार्बन्स एंड दे आर नोन एज chiral carbons, and that phenomenon is known as chirality, that is also known as asymmetry। ये जो है मतलब कोई भी तरफ से ब्रेक करो वो मिरर इमेज नहीं दिखेगी, सिमेट्रिक नहीं है, दो इक्वल पार्ट आप नहीं कर सकते हो, बराबर है। तो ये जो है उसे मोलेक्युलर एसिमेट्री भी कहा जाता है। एसिमेट्री मतलब पूरा मोलेक्यूल एसिमेट्रिक है। तो मोलेक्युलर एसिमेट्री जो है वो क्या है, इट इज रिलेटेड टू काइरलिटी। एंड व्हाट इज काइरलिटी, द कार्बन हैविंग ऑल द फोर वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, देन दैट टाइप ऑफ कार्बन्स आर नोन एज काइरल कार्बन्स। और एसिमेट्रिक कंपाउंड्स जो है, भले कार्बन हो या ना हो, कंपाउंड अगर पूरा एसिमेट्रिक है, उसमें कोई सिमेट्री नहीं दिख रही आपको, तो वो जो कंपाउंड है उसे हम क्या नाम देंगे, काइरल कंपाउंड, ऐसा नाम देंगे, बराबर। तो जनरली एसिमेट्रिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो काइरल कंपाउंड्स होते हैं, वो याद रखिए। या ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन हो और काइरल कार्बन हो, उसे हम क्या कहेंगे, काइरल कंपाउंड कहेंगे। हमारे डे टू डे लाइफ में भी ऐसे कई सारे कंपाउंड है जो काइरल नहीं है, और ऐसे भी कंपाउंड है जो काइरल है, बराबर। जैसे कि कांच का ग्लास हो, एक्चुअली में ग्लास मतलब ही कांच होते हैं, हम लोग ग्लास ग्लास बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील का है तो भी हम ग्लास कहते हैं, बोलो, और ग्लास का है तो भी ग्लास कहते हैं, बराबर है ना। एक्चुअली पानी पीने की जो चीज है या ऐसा कोई भी वेसल है, एक तरीके के वेसल आप लेते हो तो वो सेम होते हैं, देखो एकदम सेम होते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं, 100% कॉपी पेस्ट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो है दे आर नॉन काइरल बिकॉज दे आर सिमेट्रिक बाय नेचर। बट हमारे हाथों की बात ले लो, हमारे हाथ जो है ना, उसमें 4 उंगलियां जो है और एक थंब जो है, ऐसा हाथ तो भगवान किसी को ना दे, बराबर। बट मैं जो है वो ऐसा अच्छा हाथ तो ड्रॉ नहीं कर सकता, बट जनरली सबके एक जैसे होते हैं। तो क्या ये काइरल है या नॉन काइरल है, कोई कहेगा? 100% 100% एक दूसरे जैसे है या नहीं है? नहीं है।
क्यों नहीं है भाई? हम दोनों हाथों को जोड़ दे तो एक जैसे ही दिखते हैं, बट फर्क क्या रहता है उसके ऊपर, जरा ध्यान दो। फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स एक में नीचे की ओर आती है, एक में ऊपर की ओर आती है। आप देखो, आप आपके सामने रखोगे दोनों हाथ ऐसे पैरेलल टू अर्थ, एक के ऊपर दूसरा सुपर इम्पोज कर दो, तो आपको उंगली के पीछे उंगली, थंब के पीछे थंब हाइड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हम ये समझ लेंगे कि वाह, इट इज नॉन कायरल, 100% सिमेट्री इज प्रेजेंट, बट एक्चुअली नॉट। व्हाई? बिकॉज डार्क पार्ट ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इज अपर साइड, while light part of our right hand is on the upper side. If we have put a left hand on our right hand, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो डार्क पार्ट है ना वो ऊपर आएगा, हार्ड स्किन जो है वो ऊपर आएगी, वाइल जो सॉफ्ट स्किन है, पाम वाला जो लेयर है वो नीचे आएगा, दूसरे हाथ में अपोजिट होगा। आप देखिए, तो ये दिखने में ऐसा लगेगा कि एग्जैक्ट सेम है, बट ना यार। अब देखो, मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ वो खास याद रखना, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हमारे हाथों के लिए कुछ बोल रहा हूं, ऐसा ही कंपाउंड के साथ रिलेट करना है। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बट क्या नहीं हो सकता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड्स और थिंग्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, but they are mirror images of each other. Then their type of compounds are optically active. One of them will act as a dextrorotatory, while the other one will act as a levorotatory. जनरली मैंने कहा हर एक कंपाउंड के लिए नहीं कह रहा हूं। क्या याद रखना है? देर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड, सम ऑफ देम आर नॉन कायरल while some of them are chiral. The compounds which are 100% superimposable on each other, then they are non chiral compounds, while some compounds are mirror images of each other, but they are not superimposable on each other. So we can say that that type of compounds are optically active as well as enantiomers of each other. एक वर्ड ऊपर मैंने कहा था कि एनंसियोमर जो है वो एक्चुअली में हमने सीख ही लिया है, बट एक कंडीशन ये मिरर इमेज वाली याद रखनी है। ये डेक्स्ट्रो और लीवो है वो एक दूसरे के एनंसियोमर हो सकते हैं, बट कब? इफ दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो है एक दूसरे के ऊपर, वो जो है वो क्या कहा जाएगा? एनंसियोमर्स कहा जाएगा। ये याद रखिए, दे आर एनंसियोमर्स ऑफ ईच अदर। बराबर है? मिक्सचर्स जो है उसे रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, वो याद रखिए। और दो टर्म्स और है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन, जो मैंने आगे आपको सिखाई, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। बट क्या है, तो कोई करने जो रिएक्शन है वो आप ले लेते हो, थोड़ा शॉर्ट में 1 मिनट है तो बता देते हैं कि मान लीजिए ऐसा रिएक्शन है, दोनों एग्जांपल के साथ समझ लें कि हेलोजन है यहाँ पर ब्रोमीन, आपने OH एंटर किया, मान लीजिए SN2 मैकेनिज्म एक्ट हुई, SN2 हुई तो क्या होगा? वन स्टेप होगा और अपोजिट साइड से अटैक होगा, तो OH यहां पर आएगा और CH3 रीअरेंज हो जाएंगे और Br निकल जाएगा। बराबर है? बट इसमें क्या हुआ? प्रोडक्ट कैसी मिली? सेम मिली या अपोजिट मिली? जरा देखिए आप, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, चेंज हुई या नहीं हुई? तो हेलोजन जिस तरफ से रिमूव हुआ उसके अपोजिट साइड OH आया, CH3 पूरे राइट हैंड साइड में आ गए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था। इसका मतलब 100% अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो ऐसी जो फिनोमिनन है उसे कहा जाएगा इन्वर्जन। तो SN2 जो है वन स्टेप रिएक्शन जो आप दिखाते हो उसमें 100% इन्वर्जन होता है। द फिनोमिनन इन विच द डायरेक्शन ऑफ अटैक is similar to the living group, then it is retention. If it is opposite to living group, then it is inversion. अगर opposite है तो क्या लिखेंगे हम? CH3 C CH3 CH3 Br OH। सिमिलर साइड है तो हम ऐसा लिखेंगे, अपोजिट वाला मैंने ऊपर आपको दिखाया। बराबर है? तो क्या हो जाएगा, यहां पर OH जो था वो Br की जगह पर आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं हुई, CH3 वहां पर ही रहे। देखो आप, अरेंजमेंट उसकी चेंज नहीं हुई, तो चेंज नहीं हुई तो रिटेन हुई, तो उसे क्या कहेंगे हम? रिटेंशन कहेंगे। तो व्हाट इज रिटेंशन? तो इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, देन द प्रोडक्ट विल बी
रिटेंशन, बराबर। एक्चुअली में ये पूरा प्रोडक्ट सेम नहीं मिलता क्योंकि ये SN1 स्टेप होते हैं, तो 50% रिटेंशन मिलता है क्योंकि दो स्टेप होंगे ना, पहले ये हेलोजन दूर होगा और बाद में न्यूक्लियोफाइल होगा, तो 50% जो है वो क्या होगा, इन्वर्जन। बट समझाने के लिए मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है, बाकी प्रोडक्ट दोनों 50-50 मिलती है।